इफ़ यू विश टू नो द ट्रूथ देन होल्ड टू नो ओपिनियंस फॉर और अगेंस्ट एनीथिंग। इसमें जो ओपिनियंस की बात हो रही है वो रिलेटेड टू दिस पाथ की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ट्रूथ से रिलेटेड जो हमारे माइंड में ओपिनियंस हैं वो हमें नहीं रखने हैं, जो हमने प्रेफरेंस वाले पॉइंट से भी देखा था। टू सेट अप व्हाट यू लाइक अगेंस्ट व्हाट यू डिसलाइक इज़ द डिजीज़ ऑफ द माइंड। तो इसमें ये बात हो रही है कि जब हम अपने लाइक्स को सेटअप कर देते हैं, और यही मैं कर रही थी लास्ट सेशन में, तो इट इज़ द डिजीज़ ऑफ द माइंड। अब डिजीज़ का मतलब जो मुझे समझ में आया, इट इज़ कि माइंड इज़ नॉट एट ईज़। मतलब अब अगर हमारा ध्यान उन्हीं लाइक्स एंड डिसलाइक्स में रहेगा तो जो है अभी हमारे सामने, बिकॉज द ट्रूथ इज़ हेयर एंड नाउ, उसके लिए कहीं जाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एज सच, तो जो है उससे ध्यान हट जाएगा हमारा जब हम अपने लाइक्स और डिसलाइक्स में ही बिज़ी रहेंगे या एक्सपेक्टेशंस में बिज़ी रहेंगे, या उसको उस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हो, या हमारे साथ में उसकी वजह से ये हो। राइट। एवरीबडी वांट्स कि ये जानने के बाद में मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। ये क्या है? ये एक डिजीज़ हो गई माइंड की, एक बीमारी हो गई। और ये जो वर्ड्स है ना, इसमें ये भी याद रखना है कि ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, तो ट्रांसलेशन में बहुत कुछ खो जाता है। एक्चुअल में क्या कहा गया है वो तो हमें पता ही नहीं है। इनफैक्ट इसके भी अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं इस बुक के, और हर ट्रांसलेशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करी गई है। तो वी शुड नॉट लुक एट दोज वर्ड्स एज एन एब्सोल्यूट, कि डिजीज़ का मतलब ये नहीं कि डिस ईज। डिजीज़ का मतलब कि ये माइंड की बीमारी है। माइंड क्या करता है? होप में जीता है, एक उम्मीद में जीता है कि मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, या ये कह लो माइंड का जो ग्राउंड है दैट इज डिजायर। और इसी का ऑपोजिट है फियर। जहां डिजायर होता है वहीं डर होता है, उसी को खोने का डर होता है। तो माइंड का रूट क्या आ गया? डिजायर। तो ये माइंड की बीमारी है। माइंड इज ऑलवेज क्रिएटिंग समथिंग, इमेजिनिंग समथिंग अबाउट द ट्रूथ रादर देन लुकिंग एट द ट्रूथ। वो ट्रूथ को भी अपने तरीके से इंटरप्रेट करना चाहता है, या वो चाहता है कि ट्रूथ मस्ट बी कन्वीनियंट फॉर मी। ट्रूथ में भी इनकन्वीनियंट, ट्रूथ में गिव यू पेन, साइकोलॉजिकल पेन, बट वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो प्लेजर चाहिए। हमें ये चाहिए कि ट्रूथ मस्ट बी प्लेजरेबल, या फिर जब हम सच को जान लें, एनलाइटेंड हो जाए, तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि उसके बाद में हम सबके साथ में एक हो जाएंगे, लव एंड कंपैशन और ये और वो, पता नहीं किस किस तरह की कहानियां हमारे माइंड में बैठी हुई है। माइंड में आइडल बैठे हुए हैं, तो हमारा माइंड क्या चाहता है? हम वैसे बन जाएंगे, मतलब हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, जबकि एक्चुअल में कुछ भी नहीं बदलता है। ये फैक्ट है। बट इस फैक्ट को जब हम देखते हैं तो फिर हम कहेंगे फिर इसमें पढ़ा क्या है? पढ़ा क्या है क्या नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सच जैसा है सो है। तो when the fundamental nature of things is not recognized, the mind's essential peace is disturbed to no avail। कि जब हम चीज़ों को जो जैसी हैं वैसे नहीं देखते और कहीं इमेजिनेशंस में हैं, क्योंकि जो है सामने है, अब कॉन्शियसनेस को देखो तो वो है सामने है, या मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल को भी देखो तो सामने है, मतलब कि सब कुछ वही है, 5 तत्व हैं या साउंड ऑफ साइलेंस है, वो सामने है ना। उसमें कुछ इमेजिनेशंस की ज़रूरत तो नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए उससे या मेरी ज़िंदगी बदल जाए, जो भी मैं पिछले सेशन में कर रही थी, इफ़ आई एम राइटली अंडरस्टैंडिंग। एब्सोल्युटली। और जब आप ये बोलते हो कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए या मेरे को कुछ चाहिए, तो मैं कौन है उसको क्वेश्चन करना होता है कि क्या मैं कोई है भी सेपरेट या नहीं है। जब मैं है ही नहीं, तो जो भी उसके बेस पे आप डिज़ायर्स क्रिएट कर रहे हो और अपने लाइक डिसलाइक है, जो भी कहानियाँ हैं, वो सभी झूठ हो गई ना। जब मैं ही झूठ है तो उस मैं के सच को हम कभी देखते ही नहीं है। मैं को बचा करके रखते हैं। मैं का ग्राउंड क्या है? डिज़ायर। डिज़ायर और मैं अलग अलग नहीं है। आप ये कह सकते हो डिज़ायर मैं पे टिका है, तो अगर मैं को हमने इंक्वायर कर लिया तो जो मैं रिलेटेड डिज़ायर है वही डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन बॉडी रिलेटेड डिज़ायर्स डिजॉल्व नहीं होंगे। ये नहीं है कि उसके बाद भूख लगनी बंद हो जाएगी, प्यास लगनी बंद हो जाएगी, या फिर कोई खाना आपको अच्छा लगता है वो अच्छा लगना बंद हो जाएगा, या उसकी क्रेविंग बंद हो जाएगी। तो बायोलॉजिकल डिजायर्स नहीं बदलते हैं, हैबिचुअल डिजायर्स नहीं बदलते हैं, या जिस तरह की आपकी कंडीशनिंग हो गई है बॉडी की, माइंड की, वो डिजायर्स नहीं बदलते हैं। बट डिजायर रिलेटेड टू द ट्रूथ वो डिजॉल्व हो जाता है। यानी इस मैं के सच को जानने का डिजायर डिजॉल्व हो जाता है जब पता लग जाता है कि मैं एक झूठ है, तो वो डिजॉल्व हो गया। तो लोग क्या चाहते हैं? मैं मुक्त हो जाए, मैं अच्छा हो जाए। अरे ये तो देखो मैं है भी या नहीं है। जब मैं ही नहीं है तो बेटर क्या होगा और खराब क्या होगा?
इस तरह से देखना होता है, आराम से, स्टेप बाय स्टेप। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे भी कुछ नहीं बदला और बॉडी के लेवल पे भी कुछ नहीं बदला, बस एक छोटी सी चीज़ बदल गई कि जो ट्रूथ से रिलेटेड जो कुछ भी हमारे माइंड में एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसके लिए भटक रहे हैं, वो डिसॉल्व हो जाएगा। देखा जाए तो एट अ सरफेस लेवल कुछ भी नहीं बदला, बट एट अ फंडामेंटल लेवल सब कुछ ही बदल गया। कि पहले आप एक बुलबुले थे तो अच्छे थे, बुरे थे, ये था वो था, अभी भी बुलबुले हैं, बट फ़र्क ये है कि बस इतना सा बदल गया कि अब मैं पानी हूँ। तो आप ये कह सकते हो आपने एक तरफ से आपने मैं के सच को देख लिया, वो सच क्या है कि वो झूठ है, दूसरी तरफ से जो एक्चुअल में सच है उसको देख लिया, तो सब कुछ ही बदल गया। एक लेवल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला, ऊपर ऊपर लेवल पे मतलब आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अगर लग रहा है ना कि कुछ बदल गया है तो समझ जाओ आप नौटंकी कर रहे हो। उसको ड्रामा बोलते हैं कि पहले मैं स्पिरिचुअल नहीं था, अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। पहले मैं मेडिटेशन नहीं करता था, अब मैं मेडिटेशन करता हूँ। पहले मैं ये बुक नहीं पढ़ता था, अब मैंने बुक पढ़ी, अब देखो मैं कितना अच्छा इंसान हो गया। ऐसे लोग बहुत बुरी तरीके से जाकर के फंसते हैं, क्योंकि उनको बाद में टॉन्ट सुनने पड़ते हैं अपने घर वालों के कि तुम्हारे में तो कुछ भी नहीं बदला, पहले ही अच्छे थे तुम तो। अब उस इंसान को और गुस्सा आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, कहीं भी कुछ भी नहीं बदलेगा, सब वैसा का वैसा रहेगा। जो पहले दोस्त थे वो अभी भी दोस्त है, जो पहले दुश्मन थे वो अभी भी दुश्मन है। समझ गए? मतलब पहले भी अगर छोले भटूरे मान लो आपको अच्छे लगते थे तो बाद में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं पहले तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब जब से मैंने मेडिटेशन करी है मुझे समझ आ गया कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है, अब मैं फलाहार भोजन ग्रहण करूंगी और अब मैं बस फ्रूट्स को ही खाऊंगी, वेजिटेबल्स ही खाऊंगी। कुछ दिन बाद बोर हो जाओगे, क्योंकि आपके बेसिक नेचर से बिल्कुल अलग है वो। तो आप ड्रामा कर रहे हो, वो ड्रामा ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं और आपको फंसाएगा। आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जो एक्चुअल में हो उससे भी आप गए और जो बनने की कोशिश कर रहे हो वो आप बन नहीं पाओगे, तो आप दोनों तरफ से फंस जाओगे। तो एक मास्क लगा लोगे। यहाँ क्या होता है, मास्क उतर जाते हैं, अब जो है सो है, आप घटिया भी हो बढ़िया भी हो। सो हुआ क्या कि बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही रहा। पहले आप जो काम कर रहे थे वहीं जा रहे हो, उसी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पहले पढ़ाई कर रहे थे अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, व्हाटएवर, जो भी पहले हो रहा था जैसे हो रहा था सब वैसे ही हो रहा है बाहर की दुनिया में। और किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, इसको उसको, किसी को कुछ नहीं पता है। सबके लिए सब कुछ नॉर्मल है। एक्चुअली में भी तो नॉर्मल ही है ना, मतलब कुछ एक्चुअल में भी नॉर्मल है, दैट इज वन। तो एक्चुअल में नॉर्मल है, तो जब नॉर्मल है तो नॉर्मल ही है, उसमें सोचना क्या है। बट लोगों को लगने लग जाता है ना कि अब मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये कर लिया तो अब मैं ये हो गया हूँ, व्हाटएवर। जैसे कुछ लोगों के पास में थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो उनको ये लगने लग जाता है कि अब मैं पता नहीं क्या हो गया हूँ। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से जब हम समझने लग जाते हैं ना चीज़ों को, तो क्या होता है कि अंदर जो हमारे थॉट का ग्राउंड है वो बदल जाता है, इस सब की जो रूट है वो बदल जाती है, बट सरफेस लेवल पे कुछ नहीं बदलता है, अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। और वो क्या होती है, थॉट के लेवल पे जो मतलब ग्राउंड है वो बदल मैं जाता के ऊपर हंसी आती है, मैं का झूठ दिख जाता है ना। ये जो हम अपने मैं को बचा के रखते हैं, या तो आप बोलो कि मैं बहुत अच्छी हूं या बोलो कि मैं बहुत बुरी हूं, दोनों का ही ग्राउंड क्या है, मैं। यही दो जगह पे तो हम जीते हैं कि आज मैं ये हूं कल मैं ये हो जाऊंगी, या आज मैं ये हूं कल मैं ये ना हो जाऊं। ये डर है, वो डिजायर है। तो यहां से आप फ्री हो जाते हो कि मैं जहां है वहीं रहने वाला है। मतलब ईगो का हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं, तो उसका क्या करोगे? कोई सेपरेट मैं है ही नहीं तो करोगे क्या? जैसे सब है वैसे ही आप हो, जैसे आप हो वैसे ही सब है। तो वो जो एक सेंस ऑफ सेपरेशन होता है कि मैं स्पेशल हूं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, बाकी सब ऑर्डिनरी है, क्यों? क्योंकि मैं एनलाइटेंड हूं, वो बेवकूफियां भी खत्म हो जाती है जब आप एक्चुअल में सच को देख लेते हो। देन आपको समझ आ जाता है कि कोई फर्क नहीं है, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली वो सब सेम है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एट द लेवल ऑफ बॉडी माइंड कुछ फर्क नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हल्का फुल्का फर्क है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कोई जानना चाहता है तो जान ले, नहीं जानना चाहता तो कोई बात नहीं। मतलब ये जो अर्ज होती है ना हमारे अंदर के, अब हम जा करके लोगों को बताएं, ये क्या है कि अभी आपने कुछ खा लिया है, अभी ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उल्टी होएगी या लूज मोशन होएगा, तो अब जा करके अपना लोगों को पकड़ोगे, मैं तेरे को सच बताती हूँ, तेरे को नहीं पता साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, मैं बताती हूँ तेरे को, देख देख साउंड ऑफ साइलेंस, देख ये लगा, मैं बताती हूँ तेरे को। नहीं, ये सब नहीं करोगे आप कहोगे
जिसको जानना है जान लो, जिसको नहीं जानना है मत जानो। जैसे कुछ लोग होते नहीं, ठेकेदार बन जाते हैं कि हम ये हैं, हम आपको बताएंगे, हम आपका बेड़ा पार लगाएंगे। अरे खुद का तो लगा लो। तो उसको समझ आता है कि कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट नॉलेज। जिसका इंटरेस्ट है नॉलेज में वो यहाँ से या वहाँ से या कहीं ना कहीं से पहुँच जाएगा। जिसका नहीं है उसको क्यों बताना है, क्यों तंग करना है उसको। जैसे आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, मैथमेटिक्स में है, तो उसमें दिमाग लगाओ ना, बायोलॉजी में क्यों लगा रहे हो। उसको अननेसेसरी वो नहीं पढ़ाना है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, यानी किसी को तंग नहीं करना है। लोग जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल होते हैं वो तंग करने लग जाते हैं बाकियों को। तुम भी ये करो, देखो मैं ये करता हूँ ना, मेरे साथ में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तुम्हें भी ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो बहुत ग्रैंड बना दिया ना उस चीज़ को, स्पिरिचुअलिटी को। ऐसे बना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। दिस इज द डिजीज ऑफ द माइंड। ये माइंड की बीमारी है। माइंड क्या करता है, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देता है। जो जैसा होता है उसको वैसा नहीं देखता है, कुछ भी इमेजिन करने लग जाता है। लाइफ तो बहुत ही बढ़िया है। क्या बढ़िया है? एक हॉस्पिटल में जाकर के देख लो कितनी बढ़िया है। लाइफ तो बहुत ही बेकार है। क्या बेकार है? जाकर के किसी सी बीच पे देख लो क्या बढ़िया लाइफ है। तो ये जो आपके नोशंस है ना फालतू के, वो खत्म हो जाते हैं। जो जैसा होता है वैसा दिखने लग जाता है, बस इतना ही होता है। The way is perfect, as vast space is perfect, where nothing is lacking and nothing is in excess. अब अगर हम इसको ट्रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रूथ इज़ कंप्लीट, पूर्ण है। अब इसको ईजी करें थोड़ा और, तो चाहे कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्शियसनेस आपकी मेरी सेम है। मतलब वो सिर्फ बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ आपकी मेरी, इट्स जस्ट वन ओनली, इट्स कंप्लीट। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ इस बॉडी के, तो जिस भी मटेरियल की ये बॉडी बनी है, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, व्हाटएवर, वो भी सेम है। तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे ना हम बचपन में, कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर हम इसको होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ट्रूथ को, तो वो कहीं ज़्यादा कम नहीं है, वो तो है बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस होती है, मेरे सुनने से पहले भी होती है, और वो हमेशा से है, वो हर जगह है। तो बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। वाई आर यू सेइंग बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस? तो फिर स्पेस और टाइम कहाँ है? तो ये दो क्रिएट नहीं हो गए, एक साउंड ऑफ साइलेंस और एक स्पेस और टाइम। स्पेस और टाइम कहाँ पर है? स्पेस और टाइम भी उसी में है, हम ये कह सकते हैं। तो फिर वो बियॉन्ड कैसे हुई? बियॉन्ड सुनते ही माइंड में ऐसा आता है कि हाँ, मतलब कुछ और एक लेयर है। वो मैं समझ रही हूँ, बट उसी से ही सब कुछ है, हम ये कह सकते हैं ना। उसी में सब कुछ है। उसी से उसी में। क्या पानी में जो बुलबुला है वो पानी के बियॉन्ड है? ये जो बियॉन्ड वर्ड है ना, दिस इज इन रिलेशन टू नॉट बियॉन्ड, अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस। जैसे अगर आप बोलते हो कि पानी में बुलबुला है और यही सच है, तो आप कह रहे हो नहीं, जो पानी है वो उस बुलबुले के बियॉन्ड है। तो बोलने के लिए है ताकि आपका माइंड खुले, आप क्वेश्चन करो कि अच्छा बुलबुले के अलावा भी कुछ और है क्या। बट जब आपने सच को देख लिया है तो आप ये वर्ड भी नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में वो बियॉन्ड नहीं है ना। उसी बुलबुले में स्पेस है, वो बुलबुला टाइम में है, क्योंकि बुलबुला बनता है मिटता है, दैट इज इन टाइम। उस बुलबुले में दो तरह के टाइम है, एक है क्रोनोलॉजिकल टाइम, यानी जिस पॉइंट पे वो बुलबुला बना और जिस पॉइंट पे मिटा वो हो गया क्रोनोलॉजिकल टाइम। एक है साइकोलॉजिकल टाइम, यानी उस बुलबुले के ब्रेन में जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है, वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल टाइम चल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्रोनोलॉजिकली इन रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब भी होता है अभी में होता है। बट उसको भी हम अगर ट्रेस डाउन करें फ्रॉम द फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो हम बोल सकते हैं अच्छा ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। बट अगर और बारीकी से हम देखें तो दैट बुलबुला और द स्पेस इन द बुलबुला और दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम इज नॉट बियॉन्ड वाटर, इट इज ऑल इन वाटर। ना बुलबुला बियॉन्ड है, ना पानी बियॉन्ड है। आप ये कह सकते हो कि बुलबुला है ही नहीं, वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम है वो सब कुछ पानी में ही है। तो बियॉन्ड क्या है? कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। तो देयर इज़ नो टाइम, जैसे आपने बोला कि क्रोनोलॉजिकली प्रेजेंट है, अभी आपने बोला, लेकिन साइकोलॉजिकली भी, इवन इफ आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर और पास्ट, इट इज इन द प्रेजेंट, इट इज इन द प्रेजेंट ना। Right. मतलब इन द प्रेजेंट क्या है, तो प्रेजेंट ही और रहेगा हमेशा प्रेजेंट ही।
राइट, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इसीलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि जो एक्चुअल में नहीं है, कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एग्जिस्ट करता है इन रिलेशन टू द फॉर्म ऑफ द बबल, क्योंकि उसको आप ट्रेस डाउन कर सकते हो। जैसे एक साइंटिस्ट एक पेड़ को ऑब्जर्व कर सकता है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है और अभी कितने साल तक और रहने वाला है। तो इन दैट कॉन्सेप्ट, यस, टाइम एग्जिस्ट इन रिलेशन टू द फॉर्म विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एग्जैक्ट तो वो कभी भी ट्रेस डाउन नहीं कर सकता कि क्या वो मूवमेंट था जब वो हुआ। तो आप कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल टाइम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस विच चेंजेस विद द इंस्ट्रूमेंट। टेलीस्कोप में स्पेस अलग है, माइक्रोस्कोप में अलग है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो ये जो स्पेस है वो भी कम ज़्यादा दिखती है, इसीलिए इसको पंचभूतों में से एक भूत बोलते हैं। और ये स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रहते हैं तो दोनों रहते हैं, नहीं तो एक भी नहीं रहता। स्पेस है तो ही तो बुलबुला है, जब स्पेस नहीं है तो बुलबुला भी नहीं है। बुलबुला नहीं है तो टाइम कहाँ है? टाइम ऑफ व्हाट? टाइम ऑफ वाटर। वाटर तो था, है और रहेगा। तो टाइम किसका? फॉर्म का। फॉर्म मतलब क्या? स्पेस। विदाउट स्पेस वेयर इज फॉर्म। स्पेस कहाँ होती है? पानी से पूछो जाकर के स्पेस कहाँ है? पानी में तो कोई स्पेस नहीं है। तो स्पेस कहाँ है? स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बुलबुले के अंदर है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बुलबुला देयर इज स्पेस, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वाटर देयर इज नो स्पेस, नो टाइम। साउंड ऑफ साइलेंस से जाकर के पूछो कि स्पेस क्या है, टाइम क्या है, उसको नहीं पता है। इनफैक्ट उसको कुछ नहीं पता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। Indeed, it is due to our grasping and rejecting that we do not know the true nature of things. इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो rejecting है, it is always in reference to grasping. हम कहते हैं कि ये चीज़ छोड़ना भी एक तरह का पकड़ना होता है। जैसे कोई पर्सन है, वो कह रहा है कि मुझे घर बार छोड़ना है, ये सब मोह माया है और मैं जा रहा हूँ गुफा में। तो अब ये जो सब कुछ वो छोड़ रहा है, वो इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसने इस थॉट को पकड़ रखा है कि ट्रूथ जो है वो कहीं और मिलेगा, या फिर ये सब कुछ ईविल है, जो भी बॉडी है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। जब हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपने कुछ पकड़ रखा है। तो उसको देखो कि क्या पकड़ रखा है। तो जब तक हम ये छोड़ने पकड़ने के ये चक्कर से नहीं फ्री होंगे, तब तक जो है वो नहीं दिखेंगे ना। फिर हम कहीं जाएंगे, भटकेंगे इधर उधर, क्योंकि जो है अगेन उसको देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सामने है। तो ये मेरा मतलब था इसको लेकर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि छोड़ना पकड़ना क्या होता है? कुछ भी छोड़ने के लिए पहले तो पकड़ना पड़ेगा ना। अगर आप कहते हो मैं इसको छोड़ने वाला हूँ, इस लड़की को, अरे वो क्या लगती है आपकी जिसको आप छोड़ने वाले हो? आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, तभी तो आप उसको छोड़ोगे। तो पहले उससे जुड़ना पड़ेगा, फिर आप छोड़ोगे ना। पहले ये तो देखो कि आप जुड़े भी हो या नहीं जुड़े हो एक्चुअल में। जैसे लोगों को बंधन का मतलब ही नहीं समझ आता कि बंधन मतलब क्या। मोक्ष के कॉन्सेप्ट को कहीं से सुन लेते हैं, मोक्ष उनको लगता है कि अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, ब्लिसफुल स्टेट और ये और वो, और उनको लगता है मुक्ति मतलब क्या कि मैं हर तरफ से मुक्त हो गया। आप ये तो देखो कि आप बंधन में हो भी या नहीं हो, और एक्चुअल में बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। एक आदमी अकेला एक गुफा में बैठा हुआ है कई सालों तक और मेडिटेशन कर रहा है, क्या वो मुक्त है? और कोई इंसान है वो फैमिली में रह रहा है, क्या वो बंधन में है? और अगर वो बंधन में है तो क्या वो बंधन बुरा है? बंधन मतलब क्या? एक सपोर्ट सिस्टम। मानो एक इंसान एक फैमिली के स्ट्रक्चर में रह रहा है, उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो 10 लोग आकर के उसके आसपास में खड़े हैं उसकी केयर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। और एक अकेला आदमी गुफा में है, मान लो उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई विच इज़ अ डेडली डिजीज, वो खुद उठ करके जा नहीं पा रहा है हॉस्पिटल तक, तो कोई उसके पास में नहीं है जो उसको ले करके जाए। तो एक्चुअल में बंधन में कौन है और मुक्त कौन है? एक हम सबके अंदर एक बेसिक एक नीड है। इट इज नॉट अ डिजायर, इट इज अ नीड टू कनेक्ट। तो जो कनेक्टेड है वो बंधन में है। कनेक्टेड मतलब क्या? हमको फ्रेंड्स चाहिए, हमको रिलेटिव्स चाहिए, हमको लोग चाहिए जिनसे कि हम बात कर सके, जिनसे अपने दिल की बात शेयर कर सके, जिनके साथ में हम अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, जिनके साथ में बैठ करके हम हंस सके। हंसना कोई डिजायर थोड़ी है, नीड है। स्ट्रेस और एंजाइटी का जो नेचुरल एंटीडोट है दैट इज स्माइल। इंसान की दुनिया में स्ट्रेस बहुत है, इसीलिए इंसान के पास में स्माइल है।
जानवरों को स्माइल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्ट्रेस भी नहीं है। तो बंधन में कौन है और मुक्त कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अटैचमेंट से भाग रहे हैं ना लोग, अटैच नहीं होना, वो कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने देखा है। अटैचमेंट बुरा क्यों है? अटैचमेंट से क्या होता है? आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए, उसी से तो होगे जो आपसे होगा। टू वे तो होगा, अटैचमेंट होगा तो वन वे कैसे हो सकता है? और वन वे है तो वो तो ऑब्सेशन है, अटैचमेंट थोड़ी है, वो कोई प्यार थोड़ी है। अब लोग मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं तो मुझे जवाब भी ऐसे देने पड़ते हैं, क्योंकि जो जिस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा उससे उसी लेवल के तो मैं जवाब दूंगा। कोई नर्सरी में है तो वो उस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ABCD का, तो मैं उसी लेवल की बात करूंगा। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सर अटैचमेंट में और लव में क्या डिफरेंस है? अरे अटैचमेंट इज लव, लव इज अटैचमेंट, दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है। जुड़ना, दैट इज लव, दैट इज अटैचमेंट। आपको अपने कुत्ते से प्यार है, मतलब क्या? आप अपने कुत्ते से अटैच्ड हो, आप उसकी केयर करते हो। वो कुत्ता आपसे अटैच्ड है, या कोई इंसान है उससे अटैच्ड है, मतलब क्या? आपको उससे प्यार है मतलब अटैचमेंट है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? हम क्या करते हैं, अपने माइंड में दो क्रिएट करते रहते हैं। ये बीमारी है माइंड की, कॉम्प्लिकेट कर कि देते हैं ना प्यार कुछ और है, अटैचमेंट कुछ और है। अब वो मेरे से सवाल ही ऐसे पूछेंगे तो मुझे उन्हीं के लेवल पे आकर के जवाब देना पड़ेगा। मैं उनको बोल दूंगा दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे क्या बोल रहे हो सर? अरे भाई, जिसकी आप केयर करते हो, आप इसीलिए तो करते हो क्योंकि उससे आप अटैच्ड हो, वरना आप केयर क्यों करोगे? डू यू केयर फॉर योर मदर और फॉर समबडी सिटिंग इन सम अदर कंट्री? उनकी केयर करते हो क्या? नहीं। क्यों करते हो अपनी मदर की? क्योंकि उनसे आप अटैच्ड हो। किस लेवल पे अटैच्ड हो? साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो। बायोलॉजिकली तो अलग हो गए हो, एक टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड से हम जुड़े हुए थे, अब तो अलग हैं। तो साइकोलॉजिकली आप जुड़े हुए हो उनसे, और उसमें क्या बुराई है? कोई भी बुराई नहीं है। जहां अटैचमेंट होती है वहीं सुख होता है, वहीं दुख होता है। तो लोगों को सुख तो चाहिए, दुख नहीं चाहिए। बिना अटैचमेंट के ना सुख है ना दुख है। तो करना क्या चाहिए कि अपनी रिलेशनशिप्स को इस तरीके से बनाओ, इस तरह से डिफाइन करो कि वहां पर दुख की पॉसिबिलिटी कम हो, सुख की ज्यादा हो। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अटैचमेंट का जो कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है लोगों के माइंड में, वो इसलिए है क्योंकि सेपरेशन इज़ इनएविटेबल, वो होना ही होना है। तो जो भी लोग अटैचमेंट से भाग रहे हैं या इसको अवॉइड कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेपरेशन से बचना चाहते हैं, जो सेपरेशन का पेन है उससे बचना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि नहीं, मैं पहले ही डिटैच्ड टाइप रहूं या फिर अटैच्ड इतना ना हूं ताकि मुझे वो पेन ऑफ सेपरेशन ना हो। कि मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ब्रेकअप की वजह से मैंने देख लिया अपने दोस्त के साथ में क्या होता है। शादी ही नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को डिवोर्स नहीं चाहिए। या फिर डेथ भी देख लो, डेथ इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, वो तो होना ही है ना कभी ना कभी। राइट, कि अगर मैं उसके साथ में ज़्यादा ही अटैच हो गया और उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अटैचमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है दैट फियर ऑफ सेपरेशन। अगर वो फियर हमारे अंदर से निकल जाए, मतलब क्या है कि जो होना है सो होना ही है, दैट इज़ अ फैक्ट। वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोल देते हैं जो होना है सो होना है, उन्हीं को कौन टाल सकता है, वटेवर। जब खुद के साथ में हो जाता है तब रोते रहते हैं बैठे बैठे। कहने का मतलब है कि इफ़ यू कैन सी इट एज अ फैक्ट कि इट इज़ अनसर्टेन कि कल क्या होने वाला है, बट आज तो सर्टेनिटी है ना। आज में अगर आप किसी के साथ में अटैच्ड हो, किसी से प्यार करते हो, उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको बता रहे हो और एंजॉय कर रहे हो और खुश हो, तो उसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं है। कल अलग हो जाते हो, दुख होगा, कोई बात नहीं, तब की तब देखेंगे। कल अगर अलग हो जाते हो तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ सेपरेशन, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, फिर तो डेथ ही एक रीजन रह जाता है सेपरेशन का। अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप सेपरेट होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंसान की तो बात ही नहीं करते, कोई जानवर है, उससे आपको एक्चुअल में अटैचमेंट है, एक्चुअल में उससे प्यार है, उसको छोड़ दोगे क्या सड़क पे ले जा करके? नहीं ना। तो अलग होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। वो कब होगी? जब डेथ होगी। तो उसके बारे में अभी क्यों सोचना है? जब होगी तब की तब देखेंगे ना। तो फिर इसमें लिखा है कि लिव नीदर इन द एंटेंगलमेंट्स ऑफ आउटर थिंग्स नॉर इन द आइडियाज़ और फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस। मुझे जो समझ में आया इसमें, मैंने दो पर्सपेक्टिव से इसको समझा। पहला तो ये कि जो एंटेंगलमेंट्स ऑफ आउटर थिंग्स की बात हो रही है, यहाँ पर गेटिंग टू मच इन्वॉल्व इन रिलेशंस एंड पोजेशंस की बात हो रही है, ऐसा मुझे लगता है।
तो या तो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रिलेशंस एंड पोजेशंस को ही सिर्फ सच मान रहे हैं और कुछ नहीं है दिमाग में, सिर्फ वही है तो वही है, नथिंग एल्स। तो वो तो चेंज होगा, अभी जैसे हम बात भी कर रहे हैं वो तो चेंज होगा, उसमें तो चेंज होना ही होना है। या फिर हम आइडियाज़ और फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, मतलब यहाँ पर बात हो रही है आइडियाज़ ऑफ एम्प्टीनेस की, कि समाधि में बैठ रहे हैं और जब हमने एक सेशन में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि जिसको हम एम्प्टीनेस बोलते हैं, जिसको हम नथिंगनेस बोलते हैं, इट इज़ फुल ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग, मतलब इट इज़ ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और एवरीथिंग। जब भी हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, अब तो मैं एकदम शांत हूँ, अब सब कुछ खाली है, तो हम कह रहे हैं इन रेफरेंस टू एवरीथिंग, उस नथिंगनेस की बात। उस वक्त तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है, जैसे गहरी नींद में उस वक्त कोई बोलने वाला भी नहीं होता है कि ये नथिंगनेस है। वो तो बाद में याद करके हम बोलते हैं कि हाँ दैट वाज अ ब्लिसफुल स्टेट, जब कुछ भी नहीं था। जैसे अपनी नींद सबको प्यारी होती है, तो समाधि मतलब क्या कि एक तरीके से एक्चुअल में समाधि का मतलब कुछ और होता है, बट बहुत कम लोग उस मतलब को देखते हैं। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं समाधि मतलब क्या कि वहाँ पर जा करके बैठ गए और कुछ भी नहीं है। दैट इज जस्ट लाइक डीप स्लीप। डीप स्लीप इज ब्लिसफुल, तो अरे वैसे ही सो जाओ। समाधि का मतलब क्या होता है? धी मतलब बुद्धि, समा मतलब क्या? जहाँ पर बुद्धि जा करके स्थित हो जाए, उसी को स्थित प्रज्ञ भी कहा गया है, कि जहाँ पर जा करके आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्टेबल हो जाती है। तो स्टेबल अंडरस्टैंडिंग इज रियल समाधि, उसको बोलते हैं सहज समाधि। कि आप किसी के साथ में बैठे हो, बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, घर में हो, यहाँ हो, बाहर हो, लेकिन सहज ही समाधि में हो। अब आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप 24/7 समाधि में हो। लिव नीदर इन द एंटैंगलमेंट्स ऑफ आउटर थिंग्स नॉर इन द आइडियाज और फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस। तो ये दो एक्सट्रीम है जहाँ पे हमारा माइंड भागता है। एक है या तो हम बहुत ही ज़्यादा एंटैंगल्ड हो जाते हैं इस दुनिया में, और किसी और डायमेंशन के बारे में या और किसी भी चीज़ के बारे में हमें कुछ अता पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग या तो ग्रीड में जिएंगे या डर में जिएंगे। और जहाँ पर ये दो होगी, जब ग्रीड पूरी नहीं होगी तो गुस्सा भी आएगा, फियर होगा तो स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी भी होगी। ये सब की जो जड़ है वो है डिज़ायर। डिज़ायर की जो जड़ है वो है मैं, और मैं जुड़ा हुआ है चीज़ों से या लोगों से, और सिर्फ उसी से, उसके अलावा सेपरेट मैं की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर चीज़ गई तो मैं भी गया, चीज़ मरी तो मैं मरा, कोई इंसान मरा मेरे साथ में जो जुड़ा हुआ है तो मैं भी मरा। जैसे कोई आदमी बोलता है मैं बहुत अमीर हूँ, तो बिना पैसे के तो वो गरीब है, तो पैसा गया तो वो भी गया। इसीलिए बहुत लोग होते हैं, बहुत पैसा होता है सुसाइड कर लेते हैं। उनके पास में मान लो 1000 करोड़ था, डूब गया। डूब गया मतलब क्या? अब उनके बैंक में सिर्फ 10 करोड़ है, सुसाइड कर लिया। अरे 10 करोड़ कम होता है क्या? क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उनका मैं जुड़ा हुआ था उस पैसे से, तो पैसा गया तो मैं गया। उनका मैं जुड़ा हुआ था उस रिलेशनशिप से, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, वो गया तो मैं भी गया। अब मैं क्या करूं? क्योंकि एक्चुअल में तो कभी मैं को देखा ही नहीं ना कि मैं इसके अलावा भी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो एक तो एक्सट्रीम है ये, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में ही एंटैंगल्ड रहना। वो इंसान बाहर से ढोंग कर सकता है, दिखावा कर सकता है कि मैं अंदर से कूल हूँ, काम हूँ, पीसफुल हूँ। वो कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता, ना घर में ना घर के बाहर। वो कहीं भी चला जाए उसको शांति नहीं मिल सकती। दूसरा एक्सट्रीम होता है लोगों का जो आइडियाज ऑफ एम्प्टीनेस में जीते हैं। उनका क्या है कि अब इस दुनिया में बहुत दुख है। क्यों दुख है? उनके मैं की वजह से। उसी मैं को ले करके वो किसी मेडिटेशन सेंटर में या किसी आश्रम में जाकर के बैठ गए, वहां पे थोड़ी देर के लिए उनको उस मैं से फ्रीडम मिली, जैसा गहरी नींद में होता है। अब उनको स्टेट से अटैचमेंट हो गई, वो स्टेट जहां पर कुछ भी नहीं है। दे वॉन्ट टू बी इन दैट स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस, एंड द मोमेंट दे वॉन्ट टू बी इन दैट स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस, दे वॉन्ट आ गई ना, डिजायर आ गया ना, नाउ दे कांट बी इन द स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस। वो लग रहा है कि एम्प्टीनेस है, वो अचीव ही नहीं हो पाएगी। अब वो बाहर से दिखाएगा लोगों को, वो अचीव हो ही नहीं सकती। जहां पे भी द मोमेंट यू वॉन्ट टू स्लीप यू कांट स्लीप, इट्स एज सिंपल एज दैट। जब तक वो वांट रहेगी तब तक समाधि नहीं लग सकती। तो समाधि पहली बार तो लग जाती है, यानी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, यहाँ से वहाँ से, बिजनेस से, काम से, बॉस से, इससे उससे, व्हाटएवर, और कहीं चले गए 10 दिन के लिए। अब वहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लगा पहली बार तो, दोबारा गए इतना अच्छा नहीं लगा, तीसरी बार गए बुरा लगा, चौथी बार गए और बुरा लगा। लेकिन अब आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब आप ना यहाँ के हो ना वहाँ के हो। वहाँ जाते हो घर तो वहाँ की याद आती है, और वहाँ जाते हो तो घर की याद आती है।
अब आप फंस चुके हो बुरे तरीके से, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना आप एम्प्टीनेस में जी सकते हो क्योंकि यू वांट एम्प्टीनेस, दैट वेरी वांट विल कीप यू अवे फ्रॉम एम्प्टीनेस, एंड जो यहाँ पर आप एंटैंगल्ड थे वहाँ पर तो थे ही, अब और ज़्यादा एंटैंगल्ड हो गए क्योंकि अब वो लोग और ज़्यादा आपका टॉर्चर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ है, वो कहेगी क्या बार बार कहाँ जाते रहते हो, मेरे को टाइम क्यों नहीं देते। पहले भी प्रॉब्लम की जड़ यही थी कि मेरे को टाइम नहीं देते, और पता लगा यहाँ से भी डिवोर्स हो गया। और छोड़ भी इसीलिए रहे ना क्योंकि पकड़ा हुआ है, किसी चीज को क्यों छोड़ते हैं हम भागते क्यों हैं क्योंकि हमने Emptiness को बहुत पकड़ लिया ना। हाँ। उन्हें लगा कि पता नहीं क्या है उसमें, अरे कुछ भी नहीं है, नींद है, नींद नहीं पता क्या क्या होती है, डेली तो एक्सपीरियंस करते हो, और सबको अपनी नींद कितनी प्यारी होती है। उठते वक्त जब सुबह जल्दी उठना होता है, हम अलार्म को आगे करते रहते हैं, स्नूज करते रहते हैं, 10 मिनट और, 15 मिनट और, 20 मिनट और। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारी ब्रेन किस तरीके से काम करती है। नींद मतलब क्या, डीप स्लीप मतलब क्या, अल्टीमेट रिलैक्सेशन। अब लोग क्या करेंगे, समाधि का अपना एक कॉन्सेप्ट बना देंगे कि वो नींद से भी ऊपर है। नींद से ऊपर कुछ कैसे हो सकता है, गहरी नींद से ऊपर कुछ नहीं है। दैट इज द हाईएस्ट स्टेट एज फार एज ब्लिस इज कंसर्न्ड। उससे सबको प्यार है। अगर आपको सोने ना दिया जाए 2-3 दिन तक तो आप लड़ जाओगे, मर जाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन सो जाओगे। तो दिस इज प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज एविडेंट, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। बट कोई इंसान आकर के कहता है कि नींद से ऊपर भी एक स्टेट है, वहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। जब आप ये समझ जाते हो कि एम्प्टीनेस इज नॉट द आंसर, तो एम्प्टीनेस का डिजायर निकल गया, वांट निकल गई, एंड रनिंग अवे फ्रॉम वट एवर इज नॉट द आंसर। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, और नहीं है तो समझो। दोनों ही केस में आपका माइंड सोल्यूशन ओरिएंटेड है। तो जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है, यानी आपके दांत में दर्द है, उसका इलाज हो गया, अब दर्द नहीं है, तो वहां से ध्यान हट जाता है। तो अब आपको वो स्टेट अचीव करने की जरूरत नहीं है जहां पे दर्द नहीं है, क्योंकि जो बचा रह गया वहां पे कोई दर्द नहीं है। अब अगर आपके अंदर डिजायर आ गया कि अब मेरे को एक ऐसी स्टेट मिल जाए जहां पे कोई दर्द नहीं है, तो वो डिजायर ही दर्द क्रिएट कर देगा साइकोलॉजिकली, वो आपको वहां तक नहीं जाने देगा। लेकिन लोग इतनी बारीकी से नहीं देख पाते हैं चीजों को, वो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं जा करके, किसी ना किसी की बातों में, किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में, यहाँ पर वहाँ पर, रिचुअल्स में, प्रैक्टिसेस में, कहीं ना कहीं जा करके फंस जाते हैं बुरे तरीके से। अब इसमें एक लाइन है, बी सेरीन एंड एट वन विद थिंग्स एंड एरोनियस व्यूज विल डिसअपियर बाय देमसेल्व्स। तो ये लाइन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था कि वी कैनॉट बी एट वन विद थिंग्स, क्योंकि द ट्रूथ इज नॉट इवन एट वन विद थिंग्स, द ट्रूथ इज वन। एट वन का मतलब हुआ ना कि एक वो एक ये, तो एट वन हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो दो आ गए ना। बट इन रियलिटी ट्रूथ इज वन, नॉट इवन एट वन। चलो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है अगर, तो ट्रूथ इज नॉट इवन वन। अगर आप और टेक्निकली देखोगे तो अच्छा। वन के लिए इट इज इम्प्लाइड कि दो का होना जरूरी है ना, इसीलिए इसको नॉन डुअल कहा गया है, अद्वैत। बस इतना कह के छोड़ दिया गया है, दो नहीं है। आप एक कैसे कहोगे, मैं और आप एक थोड़ी है, आप फीमेल हो मैं मेल हूं, तो एक नहीं है, ना ही दो है। तो बेटर वे ऑफ सेइंग इट इज दो नहीं है। यहां पर यह कहा जा रहा है बी वन विद द थिंग्स। मतलब क्या कि दो मत क्रिएट करो अपने माइंड में कि मैं और ये, मैं और वो, वहां मत जियो। ये नहीं कहा जा रहा है कि एक हो जाओ, क्योंकि लोगों का माइंड कैसे चलता है, वो एक्सट्रीम में जंप मारते हैं सीधा। तो क्या इसका मतलब हम एक हो जाए? एक कैसे हो सकते हो? हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। कुछ लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, कुछ के पास जाना है, किसी से दूर रहना है, तो एट द लेवल ऑफ एक्शन वो डिस्टेंस रहना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन आपके लिए हार्मफुल है, कौन आपका वेल विशर है। तो उसकी बात यहाँ पर नहीं करी जा रही है। वो क्या कहा जा रहा है, एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बी वन विद द थिंग्स, कि मैं और ये जो पानी है ये दो नहीं है, एक ही है। उस वे में कहा जा रहा है। तो इन बातों में जाकर के हम फंस जाएंगे अगर हम बातों की तरह देखने लग जाएंगे। रियलिटी को देख लो। बस ये कहा जा रहा है कि ये पानी और मैं अलग अलग नहीं है। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, दिस इज वाटर, पी लिया, एक ही है। बट माइंड के लेवल पे वी कैन नॉट बी वन एट थिंग्स। मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हम ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट अगेन माइंड के लेवल पे, जैसे आपने भी बोला कि तू और मैं
में मत जियो, ये और वो में मत जियो, बट माइंड तो उसी लेवल पे जिएगा ना, माइंड का तो नेचर ही वही है। वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रूथ, वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द हाँ। ट्रूथ, ठीक है। कंडीशंस अप्लाई ना। वाइल यू आर इन द वर्ल्ड, अपनी फैमिली के साथ में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, तो वहाँ एक अलग तरह का एक्शन चल रहा है। उस वक्त आप ये थोड़ी बैठ करके इंक्वायर कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, उस वक्त तो जो हो सो हो। वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रूथ, बी वन विद एवरीथिंग। मतलब क्या, अच्छा बुरा, सही गलत, वायलेंस नॉन वायलेंस, ये भी दो कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं हमारे माइंड में। एंगर नॉन एंगर, ब्लिसफुल स्टेट एंड पेनफुल स्टेट, बी वन विद एवरीथिंग। स्पिरिचुअल नॉन स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नॉन स्पिरिचुअल, गुड बैड, दिस एंड दैट, इन सब में मत उलझे रहो, क्योंकि ये एंडलेस आर्ग्यूमेंट है। ये बिल्कुल ऐसा है, पेड़ में से पहले 2 ब्रांचेस निकलती है, फिर उसके अंदर अनलिमिटेड ब्रांचेस निकल जाती है, लेफ्ट और राइट, तो दोनों तरफ ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी, और फिर आप जा करके इन दोनों में उलझ जाओगे, तो जो है उससे आप हट जाओगे, बहुत दूर निकल जाओगे सेंटर से। तो क्या कह रहे हैं, जस्ट बी वन विद व्हाटएवर इज। जो हमने प्रेफरेंस जो की है बात सो करी है। थी सबसे पहले, राइट, उसी के रिलेशन में इसको हम देख सकते Right. हैं। तो इसमें बी सेरीन का क्या मतलब हुआ? सेरीन मतलब पीसफुल हो जाओ, बी पीसफुल। जो भी कुछ है हमारे अंदर और हमारे बाहर, अगर उसको हम एज इट इज़ देख लेते हैं, और हम अननेसेसरी ये नहीं कह रहे कि मैं ये हूँ वो है, वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रूथ, तो हम सीरीन होते हैं। तो सीरीन होना नहीं पड़ता है, क्योंकि सीरीन कोई हो नहीं सकता है। पीसफुल हो थोड़ी सकते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। पीसफुल इज द आउटकम ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। यू कांट बी पीसफुल विद एफर्ट। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, वो एफर्ट करते हैं पीसफुल होने के लिए। पीसफुल मीन्स टू बी एफर्टलेस। ना हाउ विल यू बी एफर्टलेस? एफर्ट होता क्यों है? एफर्ट की जड़ में जाओ। साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या एफर्ट है हमारा? अभी फिजिकल एफर्ट की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे, स्पिरिचुअल इंक्वायरी चल रही है। तो साइकोलॉजिकली हम क्या एफर्ट करते हैं? डिज़ायर होता है पहले किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने का, बदलने का, व्हाटएवर, एक डिज़ायर होता है, एफर्ट का ग्राउंड। मतलब जो होता है, हम उसको या तो बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, या तो खुद को बदलना चाहते हैं, किसी और को बदलना चाहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करते हैं अपने उस मोटिव को पूरा करने के लिए, अपने उस आउटकम को अचीव करने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि इन सब चक्करों में मत पड़ो वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रूथ। ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर अभी आप गरीब हो तो अमीर होने की कोशिश मत करो, क्योंकि सर्वाइवल के लिए आपको, आपकी फैमिली को, सबको पैसा तो चाहिए ही ना, एक कंफर्टेबल सर्वाइवल के लिए। वो सब करते रहो, बट साइकोलॉजिकली डोंट लिव इन दिस काइंड ऑफ एन इल्यूजन के आज मैं बुरा हूँ कल मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये करके। बी वन विद व्हाट इज। गुस्सा है ना, है। वायलेंस है ना, है। जो भी सो कॉल्ड बैड थॉट्स होते हैं वो है तो है, और यहाँ है तो हर जगह है। जो है सो है। जो भी लोग बाहर से आकर के कहानियां सुनाते हैं सो कॉल्ड कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, फिर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लोगों से, नहीं हमारे साथ में वैसा नहीं होता है जो उनके साथ में होता है। तो फिर हम कहते हैं अच्छा हम पीछे हैं, वो आगे हैं। तो ये बच्चों वाली जो रेस होती है ना आगे पीछे की, इस सबसे फ्री हो जाओ, और जो है जैसा है उसको एज इट इज देखो। मतलब इसको अगर एक लाइन में बोला जाए तो जो है सो है। एक नदी का एक बहाव है जो पीछे से बहुत प्रेशर से आ रहा है, वो बदला नहीं जा सकता है। वहाँ पर एक छोटा सा बुलबुला बैठ करके ये सोच रहा है कि मैं इस बहाव को बदल दूंगा, या मैं खुद को बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करते रहो, कर्म करते रहो जो आपको लगता है, बट बैक ऑफ द माइंड वाइल यू आर इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रूथ, तो समझ जाओ कि ना कुछ हुआ था, ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है। कुछ नहीं बदलता है, सब वैसा का वैसा रहने वाला है। आपका आने वाला कल आज से अलग नहीं होने वाला है। ऊपर ऊपर लेवल पे अलग हो सकता है। आज आपने कपड़े पहने हुए हैं मान लो 500 रुपए के, कल 5000 के हो जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बैठ करके खुश होते रहो। वो खुश होने के लिए भी आपको अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा किसी और से कि देख तेरे पास 500 रुपए के, मेरे पास 5000 रुपए के, सो व्हाट। वो भी खुश थोड़ी होगा, वो फिर 5 लाख के देखेगा। और अगर आपको वापस से 5000 से 500 पे आना पड़ गया तो हो गया काम। आप तो गए आप। तो ऐसी चीज़ों में फंसो ही मत। इसीलिए बहुत लोगों को पता नहीं है, मेरे जो कपड़े हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन मैं जैसे कहीं गया रोड के साइड में, मुझे कुछ अच्छा लग गया तो 200-400 रुपये का है तो वो भी उठा लेता हूँ, और अगर कुछ महंगा है तो वो भी उठा लेता हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या महंगा है क्या सस्ता है।
बहुत लोग होते हैं उनको कोई ब्रांड चाहिए यहाँ पे दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये पहना हुआ है, दे फील गुड एंड पावरफुल आफ्टर डूइंग दैट। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने 100 रुपये का पहना है, 200 रुपये का पहना है, 500 रुपये का पहना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और 1 लाख का भी पहना है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह से इंसान जब एक हो जाता है चीज़ों के साथ में, यानी अब मैं और मेरी चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, दिस जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस, बस ठीक है। एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे रहने के लिए कपड़े पहनने चाहिए, सिंपल है, और कुछ भी नहीं है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जब इस तरह से हम देखते हैं तो इन सब फालतू के चक्रों से हम फ्री हो जाते हैं वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रूथ। तो अपना आराम से इंक्वायर करो, नाउ यू आर पीसफुल, सीरीन। और मजे की बात क्या है, नॉट जस्ट वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रूथ बट अदरवाइज ऑल्सो वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल। मेरे पास में ये है, तेरे पास में ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज। अब ये भी अगर कोई एफर्ट करके अपने आप को कंपेयर नहीं करेगा तो वो कंपेयर करेगा, बट अगर किसी को समझ आ गया है कि कंपैरिजन में कुछ नहीं पड़ा है, ये बच्चों के लिए ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, देख मेरे पास में ये गाड़ी है, तेरे पास में ये है, मेरे पास में 4 है, तेरे पास में 2 हैं, ये बच्चों के लिए ठीक है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में क्लियर हो गई है तो सब कुछ मुझ में ही तो है, तो क्या पाना है क्या खोना है, सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए उतना है अपने पास में, बस बहुत है, क्या करना है। तो सब कुछ मुझ में ही तो है, ये पूरा प्लैनेट, इस प्लैनेट पे जितना भी गोल्ड है, वेल्थ है, ये है, वो है, ये तो प्लैनेट कुछ भी नहीं है, पूरा यूनिवर्स मुझ में है। तो अब क्या हुआ, यू आर वन विद द होल, विद द होल प्लैनेट, विद द होल यूनिवर्स। तब डिजायर के लिए कोई जगह नहीं है ना, डिजायर के लिए नहीं है तो कोई डिजीज नहीं है, यू आर एट ईज। अब आप आराम से बैठ करके जो है जैसा है उसको वैसे देख सकते हो। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको यहीं पे हम रैप अप करते हैं आज की अपनी इस कॉन्वर्सेशन को। बाकी का जो रह गया है वो हम नेक्स्ट अपने सेशन में टच करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।